अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस और ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है और विषय का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईएफएम सेकंड। रेशो एनालिसिस का ये पहला वीडियो लेक्चर है और मैं जो हूँ डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ जाएंगे। अनुपात विश्लेषण का क्या अर्थ है, अनुपातों की क्या अभिव्यक्ति की गई है, अनुपात विश्लेषण का क्या महत्व है, अनुपात विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हैं, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण की जो विधि है, सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों के संबंध में इसका जो श्री गणेश किया गया वो 1919 में अलेक्जेंडर वाला ने इसको तकनीक के रूप में अपनाया और बैंकों की चालू अनुपात की जो नीति के आधार पर आलोचनात्मक व्याख्या अनुपात विश्लेषण के द्वारा उन्होंने की थी। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के रूप में एक प्रमुख तकनीक है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की कई प्रकार की तकनीक है और उसमें जो प्रमुख तकनीक है वो अनुपात विश्लेषण है। वित्तीय विवरणों की विभिन्न प्रकार की जो तकनीकें हैं वो पूर्व में वीडियो लेक्चर में आप मेरे देख सकते हैं। वित्तीय विवरणों के मदों या मदों के समूह में परिमाणात्मक संबंध स्थापित करके वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को सरल, व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का यह प्रयास किया जाता है वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा। अनुपात केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। अनुपात तो केवल दो संख्याओं के बीच जो गणितीय संबंध है उसको प्रस्तुत करता है, उसकी व्याख्या करता है, जबकि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों एवं मदों के समूह में संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतीकरण की एक प्रक्रिया है। यानी अनुपात विश्लेषण में जो प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया जाता है, एनालिसिस पे जोर दिया जाता है, प्रेजेंटेशन पे जोर दिया जाता है, तो ये व्यापक है। जबकि अनुपात में एक छोटी जानकारी मिलती है, जबकि अनुपात विश्लेषण में पूरी जानकारी मिलती है जिसके आधार पर वित्तीय पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति पता लगती है और वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं। अब यह है कि जो दो संख्याओं के बीच संबंध हो सकता है वो किस प्रकार का संबंध है। एक है सहचार संबंध, एसोसिएटिव रिलेशनशिप, और दूसरा है कारण परिणाम संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब अनुपात विश्लेषण में ये दोनों प्रकार के संबंध का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, कच्चे माल की लागत और बेचे गए माल की लागत में एसोसिएट रिलेशनशिप है, यानी बेचे गए माल की लागत में कच्चे माल की लागत सम्मिलित है जो एक दूसरे से संबंधित है। जबकि कारण परिणाम यानी कारण और उसका क्या परिणाम है, जैसे बिक्री अगर अच्छी होगी तो लाभ अधिक मात्रा में होगा। यह अनुपातिक संबंध एक मत की संख्या
आधार संख्या में दूसरे मत की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। जो अनुपात में जो विभिन्न संबंध है, दो जो अपन मंत्र लेते हैं उसमें एक संबंध जो अनुपातिक संबंध है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं जिस समझ में आ जाएगा अपन अनुपातिक संबंध का क्या अर्थ है। जैसे चालू संपत्ति मान लीजिए 20,000 है और चालू दायित्व मान लीजिए 4,000 है, तो अपन को इनमें संबंध बताना है जो कि अनुपातिक हो। ये ज्ञात करने के लिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो क्या प्राप्त होगा 5, यानी 5:1, यानी एक चालू दायित्व के पीछे 5 चालू संपत्ति है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है जो कि अनुपातिक संबंध के आधार पर ज्ञात की गई है। दूसरा है टाइम्स, गुने के रूप में। इसमें किसी एक तिथि पर अथवा अवधि में दो संख्यात्मक तथ्यों के बीच दर ज्ञात की जाती है। एक निश्चित तिथि पर दो संख्याओं के बीच अगर उसको गुने में व्यक्त किया जाए, टाइम्स में व्यक्त किया जाए, तो ये भी अनुपात विश्लेषण की एक तकनीक है। जैसे सेल्स और फिक्स सेट दे रखा है 1,00,000 और 20,000, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यानी 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स है फिक्स एसेट्स का, 5 टाइम्स जो है बिक्री होती है। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है प्रतिशत के रूप में। हम अनुपात विश्लेषण की तकनीक को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिससे और आसानी होती है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए सेल्स 80,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 है, तो ये रेशियो ज्ञात किया जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी 25%, यानी सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। इसकी जानकारी इस उदाहरण से प्राप्त हो रही है। तो ये शुद्ध प्रतिशत में व्यक्त किया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या महत्व। मतलब ये अनुपात विश्लेषण का निर्माण क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसका क्या महत्व है, विभिन्न जो पक्षकार हैं उनके लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उन्होंने क्यों इसका निर्माण कराया। जैसे प्रबंधकों को यह सहायता पहुंचाता है नियोजन करने में, समन्वय करने में, नियंत्रण करने में, संवहन करने में यह मददगार है अनुपात विश्लेषण। अनुपातों के आधार पर संख्या से संबंधित संस्था संबंध रखने वाले पक्ष प्रबंधक, विनियोजनकर्ता, अंशधारी, पूर्तिकर्ता तथा लेनदार आदि को आर्थिक स्थिति की मजबूती अथवा कमजोरी की जानकारी मिलती है। विभिन्न जो इसके पक्षकार हैं जो कि संबंधित संस्था से, उनको आर्थिक स्थिति की सही जानकारी मिलती है कि वास्तव में आर्थिक स्थिति अच्छी है या कमजोर है, जिसके आधार पर वो अपना संबंध उस संस्था से आगे बनाएंगे। अनुपातों की सहायता से बड़े बड़े अंकों या अंक समूह को सरल तथा संक्षिप्त करना संभव हो पाता है। मतलब इसको सरल रूप में और संक्षिप्त रूप में दो अंकों में क्या संबंध है, इसको बड़ा आसानी से अनुपात विश्लेषण की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है, और इस कारण इसमें निहित अर्थों को आसानी समझा जा सकता है। यानी क्या व्यक्त इसमें किया जा रहा है उसको समझने में इसमें आसानी होती है अनुपातों की मदद से। तो पहला जो इसका उद्देश्य तरलता स्थिति की जानकारी लेना। अब तरलता स्थिति
यानी तरलता अनुपातों से इसकी जानकारी होती है। तो तरलता अनुपातों को अपन आगे पढ़ेंगे, अपना जो अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा रेशियो एनालिसिस पे। अब ये तरलता अनुपातों की ये कौन कौन से हो सकते हैं, इसको यह बताया गया है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इससे अल्पकालीन तरलता स्थिति की जानकारी मिल जाती है। दीर्घकालीन वित्तीय मूल्यांकन दूसरा है, उद्देश्य या महत्व। इस प्रकार की जानकारी दीर्घकालीन लेनदारों, प्रतिभूतियों, विश्लेषणों तथा वर्तमान एवं भावी विनियोजनकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार की जानकारी दीर्घकालीन लेनदारों, प्रतिभूति विश्लेषकों तथा वर्तमान एवं भावी विनियोजन के लिए भी उपयोगी होती है, मतलब उनको मदद ये करता है, उनसे दीर्घकालीन स्थिति की पूरी जानकारी होती है अनुपात विश्लेषण के माध्यम से, जिसके आधार पर उन्हें भविष्य में क्या निर्णय लेना है वित्त से संबंधित, उसको उसके आधार पर वो लेते हैं। अब दीर्घकालीन जो वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं वो कौन कौन से रेशियो हो सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये सब दीर्घकालीन स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं, दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की। परिचालन कुशलता का माप। इन अनुपातों का उपयोग सामान्यतः बैंकर्स, विनियोजक तथा अन्य साख आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है। बैंकर्स, विनियोजक तथा अन्य साख आपूर्तिकर्ता द्वारा इस अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सब जो पक्षकार हैं ये जानना चाहते हैं कि जो संस्था के अंदर कुशलता पूर्वक कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्या है कि विभिन्न जो अनुपात हैं वो निकाले जा सकते हैं, उनके आधार पर उनको देख के निर्णय लिया सकता है। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो डेटर्स की जानकारी प्रदान करते हैं, स्टॉक की जानकारी प्रदान करने के स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो क्रेडिटर्स की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है, या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इन सब की जो क्रियाशीलता है, कार्यकुशलता है अकाउंट्स की, इनकी जानकारी इन अनुपातों की सहायता से होती है। अब लाभदायकता का माप। लेखांकन अनुपात द्वारा लाभदायकता को मापने में सहायक होते हैं और इससे संबंधित जो अनुपात है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो विक्रय संबंधित लाभदायकता जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इत्यादि शामिल है, और दूसरा है कैपिटल रिटर्न के आधार पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्सेट्रा। तो ये लाभदायकता को मापने में सहायता प्रदान करते हैं कि वास्तव में लाभदायकता की क्या स्थिति है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है और ऐसा क्यों। इसके अलावा अंतर फर्म की जो तुलना है अनुपात विश्लेषण के माध्यम से होती है। अनुपात विश्लेषण एक उद्योग की विभिन्न संस्थाओं अथवा एक व्यावसायिक संस्था के विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता की तुलना करने का आधार है। यानी एक विभाग की दूसरे विभाग से या एक संस्था की दूसरी संस्था से या एक विभाग में जो कार्य हो रहा है उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने का ही माध्यम है। इसके अलावा प्रवृत्ति का पता लगता है, ट्रेंड का पता लगता है कि अनेक वर्षों के अनुपात के आधार पर यह ज्ञात जाता है कि वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है अथवा बिगड़ रही है। साथ ही उसका विश्लेषण किया जाता है और यह जानकारी हो सकती है कि प्रवृत्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसके अलावा प्रबंध के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी होता है क्योंकि प्रबंध के द्वारा तमाम प्रकार के जो निर्णय है इसके माध्यम से होते हैं। इसके माध्यम संचार प्रबंधक करता है, इसके माध्यम से नियंत्रण प्रबंधक करता है। किस प्रकार से करता है, वास्तविक से विचरण की मात्रा जानने के लिए प्रवृत्ति अनुपातों की मानक अनुपात से तुलना की जाती है, या जो तुलना में प्रतिकूल विचरण की जानकारी मिलती है
तो यह प्रबंध को सुधार, कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु एक प्रतिवेदन बनाता है। अब एक अनुपात विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हैं, यानी क्या क्या उसकी कमियां हैं। इंपॉर्टेंस को जानने के बाद अपन को कमियां भी जानना इसकी जरूरी है। तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता। एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थ नहीं होता है। जैसे तरलता की जांच के लिए तरलता स्थिति सभी अनुपातों का प्रयोग करना चाहिए, अथवा व्यवसाय के भूतकालीन परिणामों या उसी प्रकार के व्यवसाय के परिणामों से तुलना करनी चाहिए। यानी इसका अर्थ, कहने का अर्थ यह है कि तुलनात्मक अपन को अध्ययन करना है तो एक अकेला अनुपात अपन को सही जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। उसके लिए विभिन्न तरलता जो अनुपात है उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, या भूतकालीन जो परिणाम है उनकी मददगार लेनी पड़ेगी, तभी अपन को सही जानकारी प्राप्त होगी और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी। दूसरी इसकी सीमा है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। उदाहरण के लिए किसी संस्था को ऋण देने का विचार करने के लिए संबंधित परिमाणात्मक अनुपात उसकी शोधन क्षमता का अनुमान लगाने में तो सहायक होंगे, किंतु उस संस्था की प्रबंधकीय योग्यता तथा ईमानदारी के संबंध में आधारभूत संकेत देने में अनुपात असमर्थ होंगे। यानी अगर आपको यह जानकारी प्रदान करनी होनी है कि उसकी ऋण देने की क्या क्षमता है, तो वो तो अनुपात विश्लेषण के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यह जानना हो कि प्रबंध की योग्यता कितनी है, जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वो ईमानदार हैं, संस्था के प्रति अपना समय दे रहे हैं, पूरी निष्ठा प्रदान कर रहे हैं, तो ये गुणों को उसके यानी गुणों को विश्लेषण के द्वारा व्यक्त नहीं किया सकता, इसलिए इसकी ये सीमा है। दिखावे की संभावना। चिट्ठे के माध्यम से अच्छी तरलता स्थिति दिखावा, ग्राहकों से एक ही सप्ताह के लिए अधिक रुपए जमा करके अधिक अच्छी जमा स्थिति दिखाना आदि, इसलिए ऐसे समंकों पर आधारित अनुपात विश्वसनीय नहीं होते। यानी झूठा आधार भी हो सकता है, झूठा चिट्ठा भी जा सकता है, अच्छी तरलता की स्थिति भी दी जा सकती है, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती है। तो वो ऐसे जो सूचनाएं हैं इसके आधार पर अगर अनुपात तैयार किया जाता है विश्लेषण, तो वो विश्वसनीय नहीं होता है, ये इसकी सीमा है। आगे लेखांकन अभिलेखों की सीमाओं का नियत होना। लेखांकन पद्धति परंपरागत सिद्धांतों, अवधारणाओं तथा व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होते हैं। अतः इन अनुपातों में वे सभी कमियां और त्रुटियां होंगी जो लेखों समंकों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए यदि संचालक वर्ग द्वारा की गई रकम कम दिखाई गई जाए तो इस आधार पर निकाला गया अनुपात व्यापार के लाभ और वित्तीय सुदृढ़ता को भ्रमपूर्ण सूचनाएं देगा। यानी लेखांकन पद्धति पुरानी परंपरा पर आधारित है, व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है, अवधारणा पर आधारित है। जैसे उदाहरण बताया कि अगर संचालक खुद ही जो है क्रय की कम राशि दिखा रहा है, तो इस आधार पर जो अनुपात विश्लेषण किया जाएगा वो सही सूचना प्रदान नहीं करा पाएगा। आगे लेखांकन विधियां एवं पद्धतियों में भिन्नता। एक ही संस्था व दो से अधिक संस्थाओं के परिणामों में अनुपातों के आधार पर तुलना बहुत कठिन हो जाती है, तब उनकी लेखांकन विधियां अथवा पद्धतियों में भिन्नता पाई जाती है। अगर भिन्न भिन्न पद्धतियों से वो लेख बनाते हैं अपने, और उनका अगर अपन अध्ययन करते हैं और उनकी तुलना भी करते हैं, तो उनकी सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी इस विश्लेषण के माध्यम से। सुदृढ़ निष्कर्ष। अनुपात विश्लेषण सुदृढ़ निष्कर्ष व निश्चित निर्णय निकालने का स्थापन नहीं है, बल्कि यह एक सहायक उपकरण है जो जटिल परिस्थितियों में निर्णय को लागू करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। ये केवल ऑब्जर्वेशन है जिनकी आगे जांच की आवश्यकता है, अन्यथा गलत निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं। केवल ऑब्जर्वेशन मात्र है। अनुपात विश्लेषण
और इसमें आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये अभिव्यक्ति करता है, उस पर निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए और कई साधनों का, वित्तीय साधनों का आपको प्रयोग करना होगा। आगे अनुपात, आदर्श अनुपातों का अभाव। व्यवहार में विभिन्न शब्दों जैसे चालू पूंजी, प्रयुक्त पूंजी आदि की परिभाषा में एकरूपता नहीं है। यानी अलग अलग जो संस्थाएं हैं इनको अलग अलग रूप में जो है वो परिभाषित करती है। जैसे कुछ कंपनियां चालू पूंजी में से आशय शुद्ध चालू संपत्ति को लगाती है, जैसे करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी निकाल ली जाए तो ये चालू पूंजी कहलाती है, जबकि कुछ केवल चालू संपत्ति को ही लेती है चालू पूंजी के अंदर। इसलिए एक संस्था के अनुपातों की तुलना दूसरी संस्था के अनुपातों से या संपूर्ण उद्योग से नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक आदर्श नहीं है। मतलब कौन से जो अपना आइटम है या कौन सा अपना जो अकाउंट है वो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है, ये इसमें एक रूपता नहीं है। तो ये इसका इस विश्लेषण की सीमा है। आगे विश्लेषण की व्यक्तिगत योग्यता एवं कार्य क्षमता। अनुपात विश्लेषण वित्तीय निर्णय लेने का एक साधन है। इसका निर्माण व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है, साथ ही उसकी ईमानदारी सही जानकारी उपलब्ध करा सकती है, परंतु पक्षपात गलत जानकारी। यानी ऐसा देखा गया है कि अनुपात विश्लेषण पक्षपात के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उसे सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है, इसकी सीमा है। तो अनुपात विश्लेषण में आपने ये जो पहला वीडियो लेक्चर है इस पर ये आपने देखा और सुना। मैं समझता हूं आपको के लिए मददगार ये वीडियो अवश्य रहेगा। लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वास्तव में इसके आपको मदद करी या नहीं करी, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।